मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया पास्चराइजेशन मिल्क से रिलेटेड, देन डिग्री टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, क्रोमोसोम पे हमने बात की। अब हम बात करेंगे डीएनए से रिलेटेड जेनेटिक मटेरियल। देखिए, कोई भी हेरिडिटरी अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो वो क्या है कि हम डीएनए पे ये देखते हैं कि डीएनए की जो इकाई है, यूनिट है, या हेरिडिटरी मटेरियल की इकाई यूनिट क्या होती है वो देखेंगे। डीएनए डीएनए कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखें वो न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो मैटरनल इनहेरिटेंस में काम करता है। मदर से ट्रांसफर होता है ये, क्योंकि मदर का जो एग होता है, एग उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जो मेल का स्पर्म होता है उसमें इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, तो इसलिए मेल से जो स्पर्म होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफर होता है, ठीक है, एग में जो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब आप देखेंगे डीऑक्सी मतलब इसमें राइबोज शुगर होती है, पहली तो बात, ठीक है। ये पेंटोज टाइप की शुगर है, पेंटोज 5 कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है? जब भी हेरिडिटरी यूनिट की बात की जाए, हेरिडिटरी यूनिट वो या जो जीनोम है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है जीन, ठीक है। आरएनए जो है वो होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबो मींस ओनली राइबोज, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, यहाँ पे ओनली राइबोज शुगर होती है, ठीक है, राइबोज शुगर। ये भी पेंटोज शुगर है, कार्बन 5 शुगर होती है, कार्बन 5 शुगर, ठीक है। अब सेल में जो आरएनए है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। राइबोसोमल आरएनए जो कि न्यूक्लियोलस में प्रचुर मात्रा में ये मिलता है और न्यूक्लियोलस ही आरएनए का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आपका टीआरएनए, आर से राइबोसोमल, टी से आपका ट्रांसफर आरएनए, देन आता आपका एमआरएनए, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल में आरएनए, 80% आरएनए पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है टीआरएनए, उसके बाद पाया जाता है एमआरएनए। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो वो आरएनए होता है सेल के अंदर, सबसे कम होता है एमआरएनए। एमआरएनए कैसे बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखिए, ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है। यहां पे जब डीएनए, ये डीएनए है, डीएनए जब अपनी कॉपी करता है, क्लोनिंग करता है, जिसको क्लोनिंग बोलते हैं, क्लोनिंग करता है, कॉपी नंबर जब अपनी वो बढ़ाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। सेल जब डिवाइड करती है तो उस टाइम पे रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। सेल जब डिवाइड करती है, डिवाइड प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? माइटोसिस। सेल में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। देखिए, माइटोसिस होता है आपकी कौन सी सेल में और मियोसिस किस सेल में होता है? माइटोसिस होता है आपकी नॉर्मल जो सेल होती है, बॉडी की सेल जो है, बॉडी सेल्स, ठीक है। और मियोसिस होता है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। उनमें मियोसिस, जहां पे आपका क्या बनता है? एग, और एग बनता है फीमेल के केस में और स्पर्म बनता है मेल के केस में, मेल में, ठीक है। किस प्रोसेस के द्वारा? मियोसिस के द्वारा। मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ये भी एग्जाम में आया है एक में, रिडक्शनल डिवीजन,
ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये हुआ आपका रेप्लिकेशन। सेल में रेप्लिकेशन होता है जब डीएनए की कॉपी नंबर इंक्रीज करनी है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए कितने टाइप का, चाहे वो आपका कौन सा बनेगा, एमआरएनए बनेगा, न्यूक्लियस में एमआरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब एमआरएनए न्यूक्लियस में बनेगा तो वो साइटोसोल में, ये साइटोसोल है, ये साइटोसोल है, सेल का साइटोसोल जो है ये है, यहाँ पे आएगा एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए की हेल्प से। तो जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, प्रोटीन का प्रोडक्शन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है, याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम में। उसके बाद डीएनए, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो ये होता है, ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। ये एग्जाम में आया हुआ है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। अब मैं बात करूंगा डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपकी जो डीएनए की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं। डीएनए को 2 टाइप में देखा जाता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये भी काफी आया है एग्जाम में। देखिए डीएनए की कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनिट होती हैं वो क्या है, जब न्यूक्लियोसाइड होगा तो उसमें क्या होगा, बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस जिनको बोलते हैं, एंटी बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है आपका पैरिमिडिन। प्यूरिन भी 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। पैरिमिडिन 2 होते हैं, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन, ठीक है। अब इनमें बॉन्डिंग होती है, एक प्यूरिन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है पैरिमिडिन के साथ। इस बॉन्ड, जो ये बॉन्ड बनता है प्यूरिन और पैरिमिडिन के बीच में, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे हमेशा जब भी बात हम प्यूरिन और पैरिमिडिन की करें, जो एडेनिन है वो बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाता है टी के साथ, थायमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितनी बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं बात करूंगा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड पे। अब मैंने बताया न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, साथ में आपकी क्या होती है, शुगर होती है। ये 2 चीजें होती है न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। क्या, एक तो नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजनस बेस, एस से आपकी शुगर। सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है न्यूक्लियोसाइड की, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस, ये जो बेस प्यूरिन और पैरिमिडिन मैंने बताए हैं, साथ में शुगर, ये कॉमन है दोनों चीजें न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट, ठीक है। अब जब एक बेस दूसरे बेस से जुड़ता है, ठीक है, एक बेस जो बैकबोन बनाता है दूसरे बेस से जुड़ता है, यह आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए के अंदर कौन सी, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, डीएनए के अंदर पूछा जाए। डीएनए के अंदर जो बॉन्ड होती है, ये तो थी आपकी एडेनिन और थायमिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा। अगर सिंगल आपकी स्ट्रैंड है, एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि डीएनए में जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। प्रोटीन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है।
आपकी कार्बोहाइड्रेट से अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद रख लेना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये हर बार एग्जाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप की बॉन्ड होती है, डीएनए में किस टाइप की बॉन्ड होती है, प्रोटीन में किस टाइप की बॉन्ड होती है। ये था हमारा आज का डीएनए के ऊपर। डीएनए में वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। जैसे मैं बात करूं, एक चीज और पूछी गई है यहाँ पे, आपका आरएनए का मैंने बता दिया। आरएनए में सबसे ज्यादा क्या होता है, आरएनए बॉडी में आरआरएनए जो है सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद आपका टीआरएनए होता है, फिर आपका एमआरएनए होता है। एमआरएनए सबसे कम क्वांटिटी में होता है सेल में। ये सीक्वेंस आएगी, इस सीक्वेंस को आप याद कर लेना। अब आरएनए क्या है, आरएनए किस टाइप का काम कर सकता है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आरएनए जो है, आरएनए सिर्फ आरएनए, आरएनए एक तो क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। बहुत सारे वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। दूसरा, आरएनए एंजाइम का भी काम करता है, एंजाइम का भी काम करता है। एक ही एक ऐसा एंजाइम है, एक ही ऐसा एंजाइम है जो किससे बनता है, आरएनए से बनता है। उसका जो नाम है वो है राइबोजाइम। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बना होता है, वो राइबोजाइम है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। यस, ये एकदम से करेक्ट है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम को छोड़ के। लेकिन आप इसका रिवर्स नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, नो, ऐसा नहीं बोल सकते, आप कभी भी नहीं बोल सकते। ये टर्म ठीक है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। क्योंकि मसल्स में जो प्रोटीन होता है वो आप उसको एंजाइम नहीं बोल सकते। उसके बाद मैंने माइटोसिस, ये जो माइटोसिस था ना, यहाँ पे मैंने बताया था माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल, ठीक है। और जो मियोसिस था, मियोसिस वो होता है आपकी रिप्रोडक्टिव सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल भी बोलते हैं इनको, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल्स, ठीक है, जो स्पर्म और एग बनता है जहां से, ठीक है। अब जब सेल का डिवीजन होता है, सेल का जब डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए सेल का जो डिवीजन होगा वो दो लेवल पे होता है। लेवल फर्स्ट में क्या होगा, आपका जो लेवल फर्स्ट होगा वो होगा कार्योकाइनेसिस, डीएनए का डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है, मतलब सेल का कंप्लीट डिवीजन। कार्यो मीन्स ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, आपके डीएनए से रिलेटेड है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होगा। देन साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। एक क्या होता है, अभी एफएसएल में भी आया था, बच्चे कंफ्यूज थे। एक होता है फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर, एक होता है जीनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटिपिक कैरेक्टर। देखो फिनोटिपिक कैरेक्टर जो हम दिख रहे हैं, हमारी अपीयरेंस है, जो हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप बोलते हैं हमारा जो जेनेटिक मेकअप है सेल का, जेनेटिक मेकअप, हमारी सेल में डीएनए का टाइप, डीएनए जेनेटिक मेकअप जो होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप ही हमें बताता है कि हमारा फिनोटाइप कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट। फिनोटाइप कभी भी नहीं बताता कि हमारा जीनोटाइप कैसा होगा, जीनोटाइप बताता है हमारा फिनोटाइप कैसा होगा, हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होगी, ठीक है। एक चीज ये थी। इसमें जेनेटिक्स में अगर आप देखें जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बताइए। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पी पे किया था, ठीक है ना, पी पे किया था। पी का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, स्टेवा ओरेजा, ठीक। उसके बाद इसी में अगर देखा जाए पी उसमें दो उसने प्लांट ली थी पी के, एक लिया था टाल, एक लिया था डवार्फ, ठीक है ना, एक लंबा लिया था, एक बहुत छोटी हाइट का प्लांट लिया था। ये दो चीजें आपको बहुत जरूर याद रखनी है एग्जाम में। उसके बाद आता है इसी में, देखिए
जो आपके बहुत सारे लॉ हैं इसमें, जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग जो मेंडल ने लॉ दिए थे वो 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिस के नाम से मैं जानता हूं मेंडल के लॉ, याद कर लेना ये मेंडल्स लॉ 3 थे। डिस के नाम से लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 3 लॉ दिए थे, आप इनको याद कर लेना। मैं डिस के नाम से इनको निमोनिक मैंने इसका बनाया है, आप एक बार चेक कर लेना। ये था। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीज होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली क्लोनिंग किसकी की थी? शिप थी डोली शिप थी जिसकी क्लोनिंग की गई थी। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं जिसमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस आती हैं, क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, इस तरीके से हम उनको जानते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम है सेल में वो कम या ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बार बार पूछी जाती है, ठीक है। आप क्लाइनफेल्टर के बाद आती है आपकी डाउन सिंड्रोम, फिर आती है आपकी पेटू सिंड्रोम, ये बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, आप इनको एक बार देख लें। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, जो आपका मेल कैरेक्टर है, मेल जिस कैरेक्टर में, क्योंकि एक्स वाई होता है, मेल कैरेक्टर एक्स वाई होता है, उसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्स या वाई एक क्रोमोसोम अगर उसमें बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव जो उसका रिप्रोडक्शन होता है उस पर वो इफेक्ट करता है। जैसे 21 जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, 21वां क्रोमोसोम है, अगर वो बढ़ जाता है एक क्रोमोसोम तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई वाई, एक तो ये एक्स एक्स वाई, एक ये दो कंडीशन बनती है, दोनों में क्या होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। अब बात करूंगा मैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में भी एक ऐसा ही होता है कि जो डाउन सिंड्रोम है आपकी, उसमें आप देखें जो आपका 21 क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम है, वो ऐड हो जाता है 21st क्रोमोसोम्स। डाउन में भी 21st क्रोमोसोम है वो ऐड हो जाता है। एक आपकी पेटू सिंड्रोम है, जो पेटू सिंड्रोम है उसमें आपका जो क्रोमोसोम है 13वां जो क्रोमोसोम है वो ऐड हो जाता है, 13 क्रोमोसोम नंबर 13 एक ऐड हो जाता है, एक ऐड हो जाता है सेल में एक्स्ट्रा। उसके बाद आती हैं आपकी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, जो टर्नर सिंड्रोम होती है, टर्नर सिंड्रोम उसमें क्या होता है, आप देखिए फीमेल है, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, ठीक है। अगर एक एक्स को कम कर दिया जाए तो फीमेल ऐसी डेवलप होगी, इस तरीके की डेवलप होगी, तो इसको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। फीमेल की डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट वो ठीक से नहीं हो पाएगी तो रिप्रोडक्शन में उसकी प्रॉब्लम होगी, तो इसको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। एक आपकी जो डिजीज होती है एग्जाम में पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये आपकी इनबोर्न एरर डिजीज होती है, इनबोर्न एरर। एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनबोर्न एरर डिजीज, ठीक है, या ये हेरिडिटरी होती है, हेरिडिटरी, ठीक है। अब क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, इस डिजीज को बोला जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। क्यों, क्रोमोसोम नंबर 12 जो है उसके कारण होती है ये फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 12 में, ये ध्यान आपको रखना है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर चेंज जो क्रोमोसोम है वो उसमें चेंज आ जाता है। एक आपने बार बार एक एग्जाम में आया है कि सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है वो ध्यान रखें आप, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है,
इसमें क्रोमोसोम नंबर 11 में कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण जो आपकी सेल होती है आरबीसीज, उसका स्ट्रक्चर ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो सेल की जो शेप होती है वो सिक्कल टाइप की हो जाती है, सिक्कल टाइप की शेप हो जाती है। वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से होती है। पहले नॉर्मल में आरबीसीज में क्या होता है, ग्लूटामिन होता है। ग्लूटामिन की जगह अगर क्या आ जाए, वेलिन आ जाए, वेलिन, ठीक है, तो वेलिन के कारण ये सिक्कल सेल में बदल जाती है। समझ में आया? ठीक से प्रॉपर से इसकी फोल्डिंग नहीं हो पाती, और क्रोमोसोम नंबर 11 के कारण होती है ये। ग्लूटामिन से वेलिन में अगर अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है वो, तो ये सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो आरबीसीज है वो ठीक से ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की दो चेन होती हैं, अल्फा एंड बीटा, दो होती हैं, अल्फा 2 एंड बीटा 2। ये ठीक से प्रॉपर से आपकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, अल्फा बीटा एंड देन आपकी अल्फा बीटा, इन ठीक से यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो आपका ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। हीमोग्लोबिन के बीच में जो आपका आयन होता है वो Fe आयन होता है, ये याद रख लेना, आयरन होता है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है बार बार। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, एक सेक्स लिंक डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है। हाँ, ये भी पूछा गया है आपका एग्जाम में, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिजीज, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया कई टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए बी सी। तो आपका हीमोफीलिया सेकंड होता है, उसको क्रिसमस फैक्टर या क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्रिसमस के नाम से जाता है वो, ये भी बोला जाता है। एक एग्जाम में एफएसएल में आया था, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, ठीक से ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, क्लोटिंग नहीं हो पाती। अगर क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, और अगर ब्लीडिंग हो गई तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी बॉडी से। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो आपका ह्यूमन है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमें पता है। उसके बाद मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम होते हैं। मॉस्किटो में कितने होते हैं, 6 क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46। मॉस्किटो में जो होता है, मॉस्किटो में कितने होते हैं, आपके टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं 6 होते हैं। वीट में मैंने अभी बताया था, वीट में आपके 42 होते हैं, पेयर में 21 होंगे। ठीक है, और आपके राइस में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं, पेयर में इसके 12 होंगे। ये बार बार पूछा जाता है, एक बार इसको अच्छे से आप कर लेना। साथ में जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के जो क्रोमोसोम होते हैं, हाउस फ्लाई मक्खी, हाउस फ्लाई कितने क्रोमोसोम होते हैं, हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोसोम होते हैं, 12। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और इससे बायोलॉजी की जो क्लास होगी हम इसको फिनिश करेंगे बहुत जल्दी ही। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून विद अस नविता क्लासेस। अगर आपको कोई क्यूरी है तो नविता क्लासेस का ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे कोई भी अपनी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली वी रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू ऑल।